आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। तो भाई स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को और आज होंगे हमारे जो चैप्टर चल रहा है भाई पुष्पी पादपों का शरीर, इसके एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 8 पर हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर एंड साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करती हूँ चैप्टर का टॉपिक जो है पूरे तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है आपको कि जितने भी टर्म्स हैं जैसे कि आपके जो टॉपिक से हट गए हैं, मैंने आपकी पूरी एनसीईआरटी में जितने भी जो क्वेश्चंस थे, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करती हूँ कुछ चीज आपको क्लियर बता देती हूँ कि आपको कहीं भी भागने की जरूरत ना पड़े, है ना बेटा। तो एनसीईआरटी जो है बेटा उसमें जो प्रश्न उत्तर हैं वो कम कर दिए हैं, है ना, कम कर दिए हैं। एंड जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि जैसे द्वितीयक वृद्धि हटा दिया गया है एंड साथ ही साथ आपके जो और भी टॉपिक्स थे वो हटा दिए गए हैं। तो वहां पे जब मैंने क्वेश्चन आंसर को देखा था वहां पे उन्होंने कहीं भी उस चीज के बारे में डिस्कस नहीं किया हुआ था, है ना। एंड जो जैसे द्वितीयक वृद्धियों की डेफिनेशन मैंने प्रोवाइड करी हुई है, तो प्रश्नोत्तर में कहीं पर भी उनका डिस्कस यानी कि कहीं पर भी डिस्कशन नहीं था, कोई भी हल्का सा भी वर्ड नहीं था। तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वहां पे आपका जैसे तना हो गया, मूल हो गया, ठीक है, तो बस इन्हीं सबसे क्या थी बेटा आपकी रिलेटेड चीजें थी। तो वहां पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं हर क्वेश्चन का आंसर अगर मैं बात करूं आपसे तो आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिए हैं, ठीक है। एंड जो पिछले साल आपके क्वेश्चन से आधे वो हट चुके हैं क्योंकि टॉपिक हट गया तो उन्होंने क्वेश्चंस भी हटा दिए। बट मैंने सोचा था कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी जो बीच बीच में वर्ड आए हैं, बट उनका करने का भी कुछ फायदा नहीं था क्योंकि वो पूरे तरीके से उन्होंने हटा ही दिया है क्वेश्चन आंसर से भी, है ना। तो यहाँ पे बस अब जो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है गाइस उन्हीं को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चन है अब याद रखना आपके सामने दो तरीके से पॉइंट है कि क्वेश्चन जब आपके सामने होगा आपको कहीं ना कहीं आंसर पता होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैम इसको ना हम अपने तरीके से आंसर को लिखना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूंगी, ठीक है। मैं आपको बोलूंगी बेटा अगर तुम अपने तरीके से लिखना चाहते हो इसको तो लिखो बिल्कुल, है ना, लेकिन वर्ड्स वो ठीक होने चाहिए। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे मैम ये आंसर तो बहुत टफ लग रहा है जो आपने लिखवाया है। मैं बोलूंगी बेटा अगर एग्जैक्ट आंसर लिखने हैं तो फिर तो यही लिखने होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे वो होंगे जो बोलेंगे कि मैम जो आपने पढ़ाए थे ना उस तरीके से बहुत आसान था कि मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी और मैं बताऊंगी बेटा मैंने पढ़ाया था, याद है, उन पॉइंट्स को बना के आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आपके ऊपर चॉइस है, याद रखना। देखो मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी, एज इट इज लिखा हुआ भी दूंगी, समझाऊंगी भी। आप में से जो बच्चे उस आंसर को समझ कर खुद से लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, खुद से लिखने की क्या कर रहे हैं बेटा, कोशिश करते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप में से अगर मैं बात करती हूँ वहीं पे जो बच्चे ऐसे हैं कि जो खुद से चीजों को लिखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, है ना, जो लिखना ही नहीं चाहते हैं एंड साथ ही साथ सिर्फ उनको चाहिए कि मैम सामने 4 लाइन लिखी हो, उनको रट के चले जाओ, तो याद रखना वो बच्चे सिर्फ रट्टू तोता बन के रह जाते हैं। आप 11th में पास हो सकते हो लेकिन लाइफ में और आने वाले एग्जाम्स में आप पास नहीं हो सकते। नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है भाई, समझना। जितना ज्यादा समझोगे तो चीजें आती हैं, ठीक है। तो यहीं पर आज हम जो करने वाले हैं एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम करेंगे क्वेश्चन आपके सामने होगा, पूरा समय लीजिए क्योंकि इसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मुश्किल से 7 से 8 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन का मैं तो आंसर प्रोवाइड करूंगी ही, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज बता देती हूँ कि आपको भी ना बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या किस बात का ध्यान रखना है कि 2 पॉइंट हैं, या तो अपने समझ के आंसर को लिखो या फिर रट्टू तोता बन जाओ, चॉइस आपकी है। मैंने पहले बोला रट्टू तोता बनोगे तो आपको सिर्फ सब कुछ सामने चाहिए, बस रटने के लिए चाहिए, लेकिन समझ के चलोगे तो खुद से नोट्स भी बनाओगे, खुद से आंसर भी लिखोगे, ठीक है। चलिए क्विज होगी बेटा, चैप्टर पढ़ा दे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे बोला गया था बेसिकली कि निम्नलिखित में शरीर के आधार पर अंतर देना है। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ एक बीजपत्री मूल और द्विबीजपत्री मूल की, और एक बीजपत्री तना और द्विबीजपत्री तने की, ये आपके एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है एंड कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। आपका मूल वाला जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है,
मैं वापस बता दूं, इसका डायग्राम मैंने आपको अलग से प्रोवाइड किया था। मैंने बोला था बेटा इसको नोट कर लेना। तो जब मैंने जड़ आपको पढ़ाया था तो उस टाइम मैंने आपको डायग्राम बनवाया था एंड प्रोवाइड भी किया था। ठीक है, ठीक है। एंड तने वाला और पत्ती वाला बिल्कुल सही डायग्राम है। तो ये तो डायग्राम आप वहीं से बनाएंगे। अब उन्होंने बोला है अंतर लिखिए। देखो यहाँ पे बेसिकली आपको डायग्राम नहीं बनाना है, यहाँ पे आपको अंतर ही लिखने हैं। ठीक है, क्या लिखना है बेटा, यहाँ पर आपको अंतर ही लिखने हैं। अब अंतर यहाँ पे देखो, टॉपिक आपने एक बीजपत्री मूल को भी पढ़ लिया है, ठीक है, आपने द्विबीजपत्री मूल को भी पढ़ लिया है। अब अगर मैं आपसे बात करती हूँ किसकी, इन दोनों पार्ट्स की, तो आप मुझे ये भी, आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि बेटा अगर द्विबीजपत्री मूल समझ आ जाती है तो एक बीजपत्री मूल यूं समझ आ जाएगी, और अगर द्विबीजपत्री तना समझ आ गया है तो एक बीजपत्री तना आपको तना समझ आ जाएगा। बस फर्क इतना था कि जिस टाइम मैंने ये दोनों समझाए थे कि आपको अच्छे समझ आए थे, आपने समझे थे, और मैंने जब इसको भी पढ़ाया था कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाया द्विबीजपत्री मूल, और वहीं पर जब मैंने आपको एक बीजपत्री मूल पढ़ाया तो क्या हुआ, थोड़ा सा ही अंतर था। तो जिस बच्चे ने उस टाइम ध्यान दे दिया वही अंतर लिखना है। तो अब यहाँ पे दो पॉइंट होंगे कि या तो आप वो अंतर लिखाओगे, जब मैं पढ़ा रही थी मैं पॉइंट्स बताती जा रही थी कि बेटा देखो यहाँ पे ये अंतर है, वहां पे वो अंतर नहीं था, मैंने कहा यहाँ पे ये है वहां पे वो अंतर, मैंने ऐसे पढ़ाया था, बताए थे ना पॉइंट्स। या तो आप वैसे कर लो कि वहां से पॉइंट्स को पकड़ लो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि जो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बेसिकली प्रोवाइड करने वाली हूँ, आप उन पॉइंट्स को भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले चीज यहाँ पे आपका आगे आ जाते हैं एंड मूल की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो डायग्राम है बेटा ये आपके तने के डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम की वैसे अगर मैं बात करती हूँ आपसे इतनी ज्यादा नीड नहीं है, मैं वापस बोलूंगी पॉइंट, अगर आप अंतर लिख रहे हैं तो अंतर लिख लीजिए, अगर वो डायग्राम बनाने को देंगे तो वो सीधा आपसे बोलेंगे कि इसका डायग्राम बनाइए। ठीक है, या डायग्राम की सहायता से अंतर स्पष्ट करो, पर उन्होंने पॉइंट्स बोला है तो हम पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक है, और डायग्राम मैंने वैसे भी आपको प्रोवाइड करे हुए हैं। चलिए, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा था कुछ पॉइंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, जैसे कॉर्टेक्स यानी कि भाई आपका वलकुट की बात की जा रही है, तो एक बीजपत्री मूल लिखा हुआ है एक जगह, और एक जगह लिखा हुआ है द्विबीजपत्री मूल। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कॉर्टेक्स जो है ना, कॉर्टेक्स जो है बेटा वो क्या होता है, एक बीजपत्री मूल जो है इसका स्तर कैसा होता है भाई, इसका स्तर कम मोटा होता है ना, जबकि अपेक्षाकृत अधिक मोटा होता है किसका, द्विबीजपत्री मूल का जो स्तर होता है। अंतःस्थ त्वचा पे आ जाओ, कोशिकाएं स्थूलित भित्तियों वाली होती है, इसलिए माल कोशिकाएं अधिक स्पष्ट होती हैं, एंड यहाँ पर केवल अरीय भित्ति कैस्ट्रियन पट्टियां होती हैं, अतः माल कोशिका पे अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट नहीं होती है। मैं वापस बोलूंगी, ये जो डेफिनेशंस यहाँ पॉइंट्स लिखे होते हैं ये अक्सर थोड़ा हार्ड लैंग्वेज में लिखे होते हैं, तो आंसर तो आपको मिल जाएगा, है ना, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो मैंने जिस तरीके समझाया, देखो अगर मैं बोलती बेटा सीधा एनसीईआरटी से पढ़ लो, क्या आपको कुछ समझ आता, नहीं आता, मैंने समझाया तो पॉइंट्स आपको इजी लगे ना, है ना, लगे ना बेटा। तो वैसे ही अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ यहाँ पे, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको मैं हमेशा बोलती हूँ ये पॉइंट्स इजी लगते हैं आप इनको लिखिए। ठीक है, लेकिन अगर जब मैंने पढ़ाया था वो पॉइंट्स इजी लग रहे हैं तो वहां से लिखो। ठीक है, जाओ सीधा लेक्चर पे, जब मैंने आपको पढ़ाया था द्विबीजपत्री मूल, मैंने बोलते बेटा यहाँ पे ये मिल रही है लेकिन वहां पे नहीं मिल रही है। ठीक है, साथ साथ बताती चलती, मैं दोनों को कंपेयर करते मैं चल रही थी, एंड मैंने बताया भी था क्या पॉइंट्स हैं क्या नहीं है, तो उन चीजों को ध्यान रख लेना, नहीं रखना है इसी को पढ़ना है तो उसको पढ़ लो, चॉइस आपकी है। ठीक है, आप में से काफी बच्चे ना जो ध्यान से नहीं पढ़ते वो यही बोलते हैं मैम बहुत फास्ट चल रहा है, मैम बहुत फास्ट चल रहा है। अरे बेटा फास्ट तो कुछ चल ही नहीं रहा है, जितना स्लो में तुम्हें पढ़ा रही हूँ उतना तो शायद किसी में चल भी नहीं रहा होगा, एंड जितने आसान तरीके से पढ़ा रही हूँ, इवन मैंने तुम्हें यहाँ तक मना कर दी किताब मत लो, लेकिन अगर तुम ये पॉइंट बोल रहे हो कि मैम बहुत तेज चल रहा है, बहुत, बेटा अगर तुम्हें ये बहुत तेज लग रहा है तो इसमें तुम्हारी गलती है,
साइंस पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। सबसे पहली चीज, साइंस को पढ़ना अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है। वर्ड्स को समझना, याद रखना इतने इतने बड़े बड़े वर्ड्स को, वो भी बहुत लंबे समय के लिए। तो जो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं, फोकस करते हैं, उनको तो क्लियर हो जाती है चीजें, लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं वो कंफ्यूजन में डूब रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझोगे, अगर लेक्चर ध्यान समझोगे तो एनसीईआरटी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। एंड एक चीज का ध्यान रखना, आपको हमेशा पता है कि मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, कभी भी चीजों को घुमाने के लिए नहीं बताती हूँ। तो लाइफ में क्या होता है यार, देखो चीजों को जैसे हम लेके चलते हैं ना वो वैसे लगते हैं। मैंने बोला कि टफ है ये, तो वो टफ लगेंगी। मैंने बोला इजी है, तो इजी लगेंगे आपको। ठीक है, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं करती। मैं बोलती हूँ बेटा जो चैप्टर मतलब एक्चुअल में टफ होता है, मैं बोलती हूँ बेटा टफ चैप्टर है, ध्यान से सुनना। मैं बोलती हूँ इजी है तो इजी है। ठीक है, जब मैंने बोला टफ है, कुछ तो चीज होगी ताकि तुम ध्यान से सुनो कि टफ है, हमें समझना पड़ेगा। एक एक लेक्चर को अगर आप देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है, तो चीजें क्लियर होंगी। एक एक लेक्चर को देखते हुए नहीं चल रहे हो तो आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। ध्यान से नहीं समझा है, क्लास में पढ़ लिया लेकिन बाद में खुद से रिवीजन नहीं कर रहे हो। आधे बच्चे पता है क्या करते हैं चीजों को समझने के लिए, वो क्या करते हैं कि भाई सिंपल से आए, उन्होंने पढ़ा यहाँ पे जो मैंने आपको पढ़ाई चीजें, एंड साथ ही साथ पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, बस क्लास में रोक दिया और वहीं से अंदर लगा अरे यार समझ नहीं आया। आधे बच्चों को बहुत से समझ आ गया। वहीं पे वो बच्चा जिसको समझ आया वो बाद में भी रिवाइज करेगा और खुद से चीजों को देखेगा भी। जिसको नहीं आएगा यार ये समझ ही नहीं आया, वो ये हरकतें करता रहेगा, उसको आएगा भी नहीं कभी। ठीक है, तो आपको बस एक काम करना है कि जब आप क्लास देखते हो बहुत ध्यान से देखो, क्लास के बाद में खुद से रिवाइज करो और कॉपी पेन लेके जरूर रिवाइज करो। डायग्राम बनाकर देखो कि क्या है ये क्या, तभी पॉइंट टू पॉइंट चीज समझ आती है। ठीक है, सिर्फ देखने चीज समझ नहीं आती कि अच्छा ये डायग्राम है, ये पॉइंट है, ऐसे समझ नहीं आती। लिखना पड़ता है, जितना हो सके लिखकर चीजों को समझो। ठीक है, आगे पॉइंट्स पे देख लेते हैं। परिरंभ पेरिसाइकिल पार्श्व मूल बनाती है। इसमें किसका आपका अतिरिक्त ऐधा तथा कॉर्क ऐधा बनाने में सहायता करती है। संवहन बंडल की बात कर रहे हैं कि भाई आखिर कितने होते हैं, और जाइलम वाहिकाएं कैसी हैं, उनकी शेप बताई गई है। यहाँ पे बात करें तो प्राय 2 से 6 तक होते हैं, किसमें, द्विबीजपत्री मूल में, और जाइलम वाहिकाएं बहुभुजी तथा अपेक्षाकृत छोटी गुहा वाली होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। एधा नहीं बनती, वहां पर द्वितीय वृद्धि के समय एधा बनती है। ठीक, नेक्स्ट मज्जा क्या है, सुविकसित है, जबकि यहाँ पे अल्प विकसित होती है, अनुपस्थित होती है, किसमें, द्विबीजपत्री मूल में। तने की बात करते हैं, तना तो और भी ज्यादा इजी है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक बीजपत्री में रोम रहित, यानी कि त्वचा रोम की, बाह्य त्वचा पर बेटा वहां त्वचा रोम मिल रहे थे, नहीं मिल रहे थे, तो ये उन्हीं की बात कर रहे हैं, रोम रहित होती। जबकि हमें पता है कि द्विबीजपत्री में तो मिल रहे थे कि भाई ये अगर हमारी वहां पे बाह्य त्वचा है सबसे बाहर वाली, इसके ऊपर कोई रोम नहीं मिल रहा था, किसमें, आपके एक बीजपत्री में। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। अधस्या त्वचा किसकी बनी है, आपकी द्रोणोतक की, स्कैलेनकाइमा की। एंड यहाँ पे बात करें तो स्थूल कोण ऊतक से बनी है। वल्कुट विभेदित नहीं होता, यहाँ पे मृदुतक का बना होता है। अंतस्या त्वचा की बात करें, अनुपस्थित होती है, जबकि सामान्यतः यहाँ पे थोड़ी थोड़ी आपको स्पष्ट दिखाई देती है। परिणाम सामान्य रूप से अनुपस्थित होते हैं, दृढ़ोतक और मृदुतक की बनी होती है। संवहन बंडल भरण ऊतक में बिखरे रहते हैं, सदैव अवर्धी होते हैं। पहला पॉइंट ही कर लेना इसका। और यहाँ क्या बोल रहे हैं कि एक या अधिक चक्रों में विन्यासित यानी कि बटे हुए होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, बंडलाच्छद, तो प्रत्येक पूल के चारों ओर दृढ़ोतक बंडलाच्छद होता है। ठीक है, एंड जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे अभाव होता है। जाइलम और फ्लोएम की वहां बात की गई है, शेप वगैरह की। बस यही पॉइंट्स आपको लिखने हैं। देन आपका मज्जा रश्मि क्या है, मज्जा जो किरणें थी बेसिकली, मज्जा एंड द्वितीयक वृद्धि। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं बेसिकली ये जो बताए गए हैं ये आपको बताए गए हैं यहाँ पे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में बेसिकली जो अंतर है। ठीक है, तो क्या ये फटाफट से नोट डाउन हुए, एक बार पॉइंट्स को खुद से जरूर पढ़ने हैं। देखो ये जो डायग्राम है ना, देखो मूल का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो आप वहां से उसको लिख लेना। ठीक है, एंड साथ ही साथ आपको एक चीज और बता देती हूँ कि देखो ये डायग्राम की तो सबको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन यहाँ पे अंतर पूछा गया है तो आप इन्हीं अंतर को लिख लेना, वरना जब मैंने पढ़ाया तो वो अंतर लिख लेना। और आपके मन में एक सवाल होगा मैम एटलीस्ट कितने अंतर हमें पता होने चाहिए, तो याद रखना एटलीस्ट आपको बेटा 5 अंतर तो पता होने चाहिए हर उसके। ठीक है, कम से कम 5, कि बाई चांस अगर शॉर्ट में भी ये फंस जाए तो आप इसको बनाकर आ सके, यानी कि कहीं से कहीं तक आपके पॉइंट मिस ना हो। ठीक है,
चलिए आगे की बात करते हैं। चलो अब यहाँ बोल रहे हैं आप एक शैश्व तने की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन कीजिए। आप कैसे पता करेंगे कि ये एक बीजपत्री तना है अथवा द्विबीजपत्री तना? इसके कारण बताइए। अब आप सोचो बेटा, यहाँ पे एक ध्यान से सिंपल सा पॉइंट सोचना। शैश्व तना क्या होता है? मैंने बोला बेटा ये आपकी जमीन है, यहाँ पे ये तना निकलना क्या हुआ, शुरू हुआ। ठीक है, अब ये तना निकलना शुरू हुआ, अभी तो ये छोटा सा बच्चा सही तो है। बच्चा भी जब होता है कैसा, छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, वैसे तना पहले छोटा निकला होगा, धीरे धीरे वो तना बड़ा हुआ होगा। तो शैश्व तने को ऐसा मान लीजिए जैसे वो बच्चा है। अब उन्होंने बोला है कि अगर इसकी अनुप्रस्थ काट हो तो आप कैसे इसको पता लगाएंगे कि ये एक बीजपत्री तना रहेगा या द्विबीजपत्री तना रहेगा। अगर आपको बहुत अच्छे से ध्यान हो तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था। ठीक है, क्या पॉइंट बताया था? मैंने पॉइंट आपको ये बोला था कि बेटा एक बीजपत्री हो या द्विबीजपत्री तना हो, इनकी कुछ संरचनाओं में अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो वो जो अंतर है बस संरचनाओं को आपको देखना है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है भाई यहाँ पे कि आपका जो बेसिकली अगर हम बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी, तो जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको तो वैसे ही सिंपल सी बात है अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई देंगे ना। आपको पता नहीं अभी स्कूल में प्रैक्टिकल करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं, तो जब मैं स्कूल में थी तब ये प्रैक्टिकल हमने करे थे लिटरली, एंड हमने एक स्ट्रक्चर को बनाया भी था। तो आपको ना अगर स्कूल में प्रैक्टिकल होते हैं तो प्लीज उन प्रैक्टिकल्स को करिएगा, क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं आपको नॉलेज ही मिलनी है, आपको चीजें पता लगेंगी कि आपको कहाँ पे क्या चीज आती है क्या नहीं आती है, किस तरीके से समझना है। ठीक है, चलो तो आपको जितना प्रैक्टिकल कर पाओ कर लेना, क्योंकि आप अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको कोई भी तना पकड़ा दूं, आप उसको देख के नहीं बता सकते कि एक बीजपत्री है द्विबीजपत्री तना। आप उसको कब पता लगा सकते हो? मैंने बोला बेटा अब ये आपके पास है ना, अब तुम इसका पता करो। आप हो एक बायोलॉजी के स्टूडेंट, आपने क्या किया कि भाई आप गए लैब में, आपने प्रॉपर तरीके से माइक्रोस्कोप को सेट किया, कितने पर चेक करते हैं सब चीज, है ना, एंड फिर आपने क्या किया भाई, आपने बस उसके तने की अनुप्रस्थ काट को काटा। मोटी नहीं काटते, हमेशा हम पतली काटते हैं, है ना। उसको आपने चेक किया तो आपको कुछ संरचनाएं दिखाई दी जाएंगी, और जैसे ही आपको संरचनाएं दिखाई दे जाएंगी आप उनके बेसिस पे अंदाजा लगा लेंगे कि भाई ये एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री। और ये वही बच्चा कर सकता है जिसको संरचनाएं पता होंगी कि एक बीजपत्री में कौन सी संरचना मिल रही है और द्विबीजपत्री में कौन सी संरचना मिल रही है। ठीक है, चलो तो भाई आगे आ जाते हैं। हमने द्विबीजपत्री भी तना पढ़ा था और एक बीजपत्री भी। ठीक है, दोनों की संरचना आपके कहीं ना कहीं सामने है। ठीक है, इसका आंसर बहुत डिफिकल्ट सा लिखा हुआ था तो मैंने वो अवॉइड किया है यहाँ पे लिखवाना। अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से देखो, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जो कि आपका एक बीजपत्री तना और द्विबीजपत्री तने में अंतर था। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि भाई कौन सी किसकी बनी है, आपको वैसे ही पता लग जाएगा। जैसे सबसे पहला अंतर जो है कि भाई इसके बाह्य त्वचा पर कि क्या त्वचा रोम नहीं मिलते किसमें, एक बीजपत्री में, जबकि द्विबीजपत्री में मिल रहा है। तो पहला तो अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हो कि आखिर वो एक बीजपत्री तना है या द्विबीजपत्री तना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अलग अलग संरचनाओं की, तो देखो ध्यान से देखो इस डायग्राम को, आपको अलग से एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। एंड अगर मैं इसकी बात करूं इसमें आपको एक अलग तरीके जो कि आपका एक बीजपत्री का है, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें दोनों की संरचनाओं में अंतर है। यहाँ पे तो कॉलन भी है, पैरेन्काइमा भी है, स्टार्च आच्छाद भी है एंड स्केलेनकाइमा भी है, सारी स्ट्रक्चर दिख रही है, कैम्बियम ये रहा, लेकिन क्या वो आपको सब यहाँ पर दिखाई दे रही है? ध्यान से दोनों डायग्राम्स को देखो एक बार, बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा, क्या आपको दोनों दिखाई दे रही है? ध्यान से देखिए। हाँ जी बेटा, दोनों को बहुत ध्यान से देखो, क्या दोनों की दोनों आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है? इस वाले को देखो, सबसे पहले इसको देखो, ये है द्विबीजपत्री। देखो कितनी सारी संरचनाएं में दिख रही है कि भाई यहाँ पे तो बाह्य त्वचा भी दिख रहा है जिसके ऊपर त्वचा रोम है। ठीक है, एंड कॉलनकाइमा की बनी है, फिर उसके बाद फिर पैरेन्काइमा की बनी एक संरचना है, स्टार्च आच्छाद पूरा बताया, स्केलेनकाइमा, फ्लोएम, फिर यहाँ कैम्बियम है, फिर आपका जाइलम दिखाया गया है, पिथ दिखाया गया है ना। मज्जा साइड वाले डायग्राम में देखोगे तो मज्जा किरणें आपको क्लियरली दिख रही है वहां पे। लेकिन अगर मैं आपसे इस वाले डायग्राम की बात करती हूँ बेटा, क्या आपको यहाँ पे कहीं दिख रहे हैं इतने सारे नाम? नहीं दिख रहे होंगे,
है ना। तो दोनों की संरचनाओं में आपको क्लियरली अंतर दिख रहा है, तो आप एक काम भी कर सकते हो, ठीक है, कि दोनों जो संरचनाएं हैं, जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए थे, या तो उन्हीं पॉइंट्स को आप बना के लिख लो क्या क्या अंतर है, ठीक है, या एज इट इज आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं कि भाई एक बीजपत्री तना जो होगा उसमें अगर ये संरचना इस तरीके से दिख रही है तो आप उनको लिख सकते हो, बता सकते हो कि वो एक बीजपत्री है, और अगर ये वाली संरचनाएं दिख रही है तो आप बोल सकते हो कि वो द्विबीजपत्री है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बोला गया है सूक्ष्मदर्शी किसी पौधे की भाग की अनुप्रस्थ काट निम्नलिखित शाही रचनाएं दिखाती हैं। सबसे पहले उसमें जो दिखाया गया वो दिखाया गया है संवहन बंडल संयुक्त, फैले हुए हैं, उसके चारों ओर स्केलेनकाइमिया अच्छेद है। फिर बी में बोल रहे हैं फ्लोरेन पैरेनकाइमा नहीं है, आप कैसे पहचानोगे कि ये किसका है। तो सबसे पहले चीज, एक बीजपत्री तने की आंतरिक आकृति या क्या बोल रहे हैं शरीर में संवहन बंडल भरण ऊतक में बिखरे रहते हैं। एक बार आ जाएं जरा ध्यान से देखो, इसको देखो, ये क्या है। मैं पहले बोल रहा हूँ चैप्टर में एक दूसरे से कनेक्ट होंगी चीजें, आप देख रहे हो हर क्वेश्चन दूसरे से रिलेट होता चल रहा है। ये है आपका एक बीजपत्री तना, एंड क्वेश्चन में क्या लाइन बोली गई है पहले कि एक बीजपत्री तने की आंतरिक आकृति या शरीर में, ठीक है, क्या है संवहन बंडल भरण ऊतक में बिखरे रहते हैं। तो आप ध्यान से देखो, ये भरण ऊतक है एंड अंदर किस तरीके से फैले हुए हैं, ये दिख रहे हैं बेटा संवहन बंडल। आगे आ जाइए, हाँ जी, यहाँ पे संवहन बंडल संयुक्त तथा आपके अवर्थी होते हैं। संवहन मंडल के चारों ओर स्केलेनकाइमी बंडल आच्छाद होती है। फ्लोएम में फ्लोएम आपका जो भाई यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बेसिकली ये आपका मृदुतक जाएगा, क्योंकि पैरेनकाइमा को हम लोग मृदुतक कह देते हैं, ठीक है, इस वर्ड को ठीक कर लेना, ठीक है, इसका अभाव होता है। अतः सूक्ष्मदर्शी में